Hello students, myself Vivek Pandey. I am your physics teacher and physics faculty neetprep.com. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जनरली ये चैप्टर एक ऐसे चैप्टर की कैटेगरी में आता है जिसको सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर कहा जाता है। लेकिन क्या ये ट्रू है? क्या हमें इसको बिल्कुल छोड़ के जाना चाहिए? आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आया है तो वो स्कैटर होके आया है या सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से उठ के आए, ये हमें देखना बाकी है। तो बेसिकली जैसा कि चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब है बच्चों कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैकेनिकली पुश करते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके शेप में इन जनरल और उसके साइज़ में क्या चेंजेस आते हैं। इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को डीपली पढ़ना है। और दूसरी चीज़, जब भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्प्रिंग मॉडल सिस्टम आ जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, हर एक सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। दे आर लाइक स्प्रिंग्स, टफ स्प्रिंग्स। तो अगर आप फोर्स लगाते हो मैकेनिकली तो उनके अंदर बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जिससे ओवरऑल डायमेंशन में चेंजेस दिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इस ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर भी कहते हैं। ये दो टर्म काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन इनको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। वो ये है, इलास्टिक नेचर का मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देते हैं फोर्स लगा के, स्ट्रेस लगा के, ये तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होना है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन रिफॉर्म कितने हो पाते हैं? क्या सारे ऑब्जेक्ट रिफॉर्म हो जाएंगे? क्या सारे ऑब्जेक्ट पूरी तरह से रिफॉर्म हो जाएंगे, या कुछ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रिफॉर्म होंगे और थोड़ा सा डिफॉर्म ही रह जाएंगे? इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर कहा जाता है। अगर कोई बॉडी पूरी तरह से रिफॉर्म हो गई, कोई बॉडी को आपने फोर्स लगाया, कंप्रेस किया, और आपने जब फोर्स हटाया तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, देन आई विल से दिस नेचर इज इलास्टिक नेचर। और वहीं अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इतना डिफॉर्म या इतना खींच दिया कि वो टूट गया, तो उसके बाद तो उसका रिफॉर्म होने का काम ही नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक नेचर, जहां पे डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक नेचर और इलास्टिक नेचर दो एक्सट्रीम्स हैं मटेरियल्स के। सारे मटेरियल इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो वो इवन जो मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं वो भी एक लिमिट के अंदर शो करते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को खींचोगे तो वो ऑफ कोर्स टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते ही हैं कि इलास्टिक एंड प्लास्टिक नेचर, इलास्टिक एंड प्लास्टिक behavior of matter। सॉलिड्स लिखना चाहिए मुझे, बट हम लोग यहाँ पे गैसेस के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, गैसेस का बल्क मॉडुलस भी लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मैटर लिख दिया। वैसे ये चैप्टर मोस्टली सॉलिड्स के लिए जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो अप्लाई करते हैं वो होता है स्ट्रेस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसमें फोर्स लगाओगे, उसको कंप्रेस करोगे, और स्ट्रेस के बाद वो बॉडी जो बिहेव करेगा, बिहेव मतलब उसके अंदर जो चेंज इन डायमेंशंस आएगा, उसको हम लोग नए टर्म से स्ट्रेन से स्टडी करते हैं। अब फोर्स लगाने के तरीके भी कई हो सकते हैं बच्चों। जैसे अगर आपने लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाया तो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेन। एक एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया लगा है। वैसे ही जब मैं गैसेस की बात करूं बच्चों, तो गैसेस के ऊपर तो फोर्स लगाना कैसा है, गैस पे तो फोर्स एक एरिया में तो लगा नहीं सकते, गैस को तो हर तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां पे हर तरफ से फोर्स लगाने को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, प्रेशर तो गैस में होता ही है, अगर उसे कंप्रेस करना है तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एंड द एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर वुड बी स्ट्रेस फॉर गैसेस।
तो इसको हम लोग डेल्टा पी एक्सेस भी लिखते हैं। तो जब आपने ये लगा दिया, फोर्स लगा दिया किसी रॉड में तो कंप्रेस हो जाएगी, गैस को एक्सेस प्रेशर लगा दिया तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी। तो उसके बाद उसके अंदर प्रोड्यूस होगा स्ट्रेन, तो फिर चेंज इन लेंथ अपॉन एल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, वैसे ही डेल्टा वी बाय वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप देख सकते हो बच्चों कि वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा, तो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम एंड दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो पूरी की पूरी आप स्टोरी देखोगे इस चैप्टर की, तो पूरी स्टोरी में ही बस स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर काम होना है। इस पूरी स्टोरी में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में, उसमें सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म का काम है, इसके अलावा कोई तीसरा टर्म आता ही नहीं। जस्ट स्ट्रेन और स्ट्रेस, इनको अगर अच्छे से समझ लो बस इन्हीं से रिलेट हो जाएंगी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि मैंने स्ट्रेस लगाया और उसमें इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो इसको एक कांस्टेंट कहा जाता है एंड दिस कांस्टेंट इज बेसिकली यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस एंड दिस इज नथिंग बट हुक्स लॉ। यानी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन किया, फिर उसके बाद आपने देखा इन स्ट्रेस से ये स्ट्रेन हुआ, भाई स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे तो स्ट्रेन भी ज्यादा हो जाएगा, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो जो कांस्टेंट्स निकल के आते हैं वो उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है और उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस कहते हैं। आपको पता ही है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू एफ एल बाय ए डेल्टा एल हो जाती है और बल्क मॉडुलस की वैल्यू डेल्टा पी एक्सेस अपॉन डेल्टा वी, और वी में ऊपर ही लिख देता हूं। लेकिन बच्चों एक्चुअली में ये जो कांस्टेंट्स आते हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो जनरली हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। कांस्टेंट्स आर नेवर नेगेटिव। तो अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, जनरली बच्चों को बल्क मॉडुलस में कंफ्यूजन होता है, ये तो आपको इजी रहता है, ये तो आपको याद रहता है। बल्क मॉडुलस के अंदर देखना बच्चों जरा, मैं ये जो डेल्टा पी है ना इसको डीपी लिख रहा हूं, यानी ये वी टाइम्स डीपी बाय डीवी हो जाता है। ये डीपी बाय डीवी अगर आप रिकॉल करें, अगर मैं बोलूं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, तो वहां पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो इसको तो डीपी बाय डीवी प्लस पी इंटू डीवी बाय डीवी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और यहाँ से डीपी बाय डीवी की वैल्यू बच्चों आपकी निकल के आ जाती है, ये वी डीवी डीपी बाय डीवी ये निकल के आपकी आ जाती है बच्चों माइनस ऑफ पी बाय वी। और इसको फिर आप यहाँ पे जब पुट कर देते हो तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये निकल के आती है। तो V टाइम्स dP बाय dV इज माइनस P बाय V, ये V से V कैंसिल हो जाता है। ये माइनस को मैंने कहा ना बल्क मॉडुलस में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, हमने मॉड ले रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बल्क मॉडुलस जो निकल के आता है आइसोबारिक प्रेशर, उसके लिए वो प्रेशर निकल के आता है। तो बच्चों ये है गैसेस के लिए, ये कि वही बेसिक डेफिनेशन से ही ये बल्क मॉडुलस ऑफ गैस प्रेशर ही निकल के आता है, और फिर इसको आप स्पीड ऑफ साउंड में रख देते हो। अगर याद हो स्पीड ऑफ साउंड में अंडर रूट ऑफ बी बाय रो होता है, बी इज बल्क मॉडुलस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वो बी प्रेशर हो जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस जब आप मानते हो, जो लाप्लास साहब ने करेक्शन किया था, तो वहां पे वही बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी हो जाती है और आपका स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सो दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ गैसेस, जहां पे इस बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट जस्ट अभी आपने अप्लाई किया। सो आई होप आपने ये चीज ऐड कर दी होगी। ये हमारा यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में काफी ज्यादा जगह कि बल्क मॉडुलस फॉर अ गैस कैसे निकालते हैं। उसकी डेफिनेशन यहीं से आई है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट एंड दिस y फॉर लेंथ एंड दिस b फॉर वॉल्यूम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
दूसरी चीज बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन से जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो आपको पता है ये प्लास्टिक लिमिट, फिर उसके बाद ये ऐसे जाके ये यूं करके जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं और इन सारे पॉइंट्स को आप स्टडी करते हैं, ए बी सी डी, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी, इसमें एक एक पॉइंट का मीनिंग अपने को क्लियर होना चाहिए। दूसरा इसमें हम एक और कर्व पढ़ते हैं इलास्टोमर्स का। इलास्टोमर्स के लिए ये जो कर्व निकल के आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो ऐसा निकल के आता है। तो यहाँ पे ये हो गई अगेन, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल स्टडी की है, यहाँ पे आपने अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाया जहाँ पे आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं था। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ कब तक वैलिड रहता है? हुक्स लॉ सिर्फ तब तक वैलिड रहता है जब तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बियॉन्ड हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता। यानी हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो एक लिमिट के अंदर एक छोटे कंप्रेशन के लिए ही वैलिड है। इसलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने बस एक ग्राफ के थ्रू इसको एक आइडिया ले लिया कि अच्छा भैया इसके बाद ये प्लास्टिक बिहेवियर चालू हो जाएगा और फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम स्ट्रेस पे जाने के बाद वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर वापस आप इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन को, मैं बच्चों ये डेरिवेशन को हटा देता हूं, अब ये डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए था, इस जगह को हम लोग यूज करेंगे। तो वापस आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी करते हो मल्टीप्लाई करके हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यानी पहले आपने डिवाइड किया तो आपको एक कांस्टेंट मिल गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है बच्चों, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज potential energy stored per unit वॉल्यूम। और ये फाइनली इसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा दो ही वर्ड है स्ट्रेस और स्ट्रेन, उनको अच्छे से समझा, फिर उनको डिवाइड किया तो कांस्टेंट, फिर उसके बाद हमने इन जनरल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद देखा कि वो सिर्फ एक लिमिट तक लिमिटेशन ऑफ हुक्स लॉ, फिर उसके आगे हमने देखा कि जहाँ पे प्लास्टिक नीचे आ जाता है वहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, और उसके बाद फिर हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई अगर उस रेंज के अंदर अगर एक्स्ट्रा कंप्रेशन हो रहा है तो हम लोग एनर्जी जो स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी एक्सप्रेशन कैसे लिख सके। तो यही है बच्चों इलास्टिक बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है, आधा घंटा इसको पढ़ने में लगता है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो किस टॉपिक से, क्या इस कर्व से क्वेश्चन आए हैं, क्या इससे को एनर्जी से क्वेश्चन आए हैं, क्या बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन आए हैं, या आए तो आखिर आए कहां से हैं? तो अपन लोग देखते हैं। अगर सारे क्वेश्चन हर जगह से आए होंगे तो इसका मतलब फिर पूरे को स्टडी करना है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या हम इसको पूरी तरह से छोड़ के जाएं, या इसमें कोई एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ये हमें अब देखना बाकी है।